सभी को प्रणाम। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देवी भगवत्यै नमः। आत्मीय बंधुओं व बहनों, अभी जो सतत हमारा क्रम चल रहा है व्यसन मुक्ति प्रशिक्षण को लेकर, आप सभी उससे जुड़े हैं और नियमित रूप से सतत जुड़े भी रहें, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ नया इसमें मिलने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि रोज़ हम बात कर रहे हैं तो एक ही बात रिपीट हो और वही चलता रहे जो और कुछ नयापन ना आए। हर रोज़ कुछ न कुछ नया इसमें है, जिससे थोड़ा समझते हुए और हम नशा मुक्ति की विशेषज्ञता की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये हमारे मिशन का एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा आंदोलन है। बाकी चीज़ों के साथ साथ रचनात्मक में ये बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। लोगों का नशा छुड़ाना जीवन दान देने जैसा महान पुण्य है। तो आप सबकी भागीदारी इसमें चल रही है। कल हमने व्यसनासुर का अंत एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में क्या था, सारे व्यसन अलग अलग रोल जो प्ले कर रहे थे, उसमें अलग अलग हमारे परिजन ही थे, उनके बच्चे थे। कोई सिगरेटासुर बना था, कोई बीड़ी रानी बना था, कोई जो है मदिरा है ना, उसके अलग अलग सबके थे। और सब ने अपना अपना बताया था कि हम किस प्रकार से समाज को अपने जो है प्रभाव में लिए हुए हैं, किस प्रकार पूरा समाज इनसे प्रभावित होकर के अपना नुकसान कर रहा है। और सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे, हमने इतना नुकसान पहुंचाया, हमने इतना पहुंचाया। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे थे उसमें कि जितने भी व्यसन हैं वो सारे के सारे अलग अलग प्रकार से मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग तरह से अपना अपना प्रभाव छोड़ करके और समाज की स्थितियों को ख़राब करते हैं हर तरह से। केवल स्वास्थ्य से नहीं है, सारी चीज़ें हैं, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, आपसी पारिवारिक सुख शांति भी है, सामाजिक भी है, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने उस बात को सामने रखा था। और अंत में जो बात हुई थी, वो बात जो सबसे विशेष रूप से समझने की है, वो क्या थी कि इन सारी की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो हमारे संकल्प बल में छिपी हुई है। सब कुछ वहाँ पर छिपा हुआ है, सद्बुद्धि में छिपी हुई। दुर्बुद्धि जब होती है तभी ये सारी चीज़ें आती हैं। और केवल व्यसन ही नहीं, और सारे जितने भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, वो सारे के सारे तभी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तभी हमें परेशान करने लगते हैं, तभी हम उनकी दिशा में बढ़ जाते हैं। तो हर चीज़ का जो जड़ है वो है दुर्बुद्धि, इन विकारों की। और उस दुर्बुद्धि से मुक्ति अगर मिल जाए तो न तो व्यसन होंगे, न और कोई दोष दुर्गुण हमारे अंदर होंगे। उसमें यही बताया गया था, यही समझाया गया था कि इन सारे व्यसनों से बचने के लिए जो सबसे आधारभूत जो बात है समझने की, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी औषधियाँ इस बारे में व्यसनों को लेकर के जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट लगे हैं जो औषधियाँ वगैरह का निर्माण करते हैं, उन सब के बाद भी 1 दिन 2 दिन वो व्यक्ति लेता है, कई तो लेना ही नहीं चाहते हैं, व्यसन से मुक्ति नहीं होना चाहते, वो तो व्यसन में ही लगे रहना चाहते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे परिजन आते हैं, क्योंकि अभियान चलाया हुआ है, तो जिनको भी समस्या होती है वो आते हैं। तो बहुत सी महिलाएं आती हैं और बहुत दुखी होकर के, परेशान होकर के अपनी व्यथा कहती हैं और फिर बोलती हैं कि साहब
क्या करें, कैसे छुड़ाया जाए। हम कहते हैं भाई संकल्प बल बहुत बड़ी चीज़ है, वो सारी बात ठीक है, उसके लिए प्रेरित करें। बोले प्रेरित, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है, और इसको छुड़ाने की दवा देंगे तो नाराज़ होकर झगड़ा और करेंगे, अर्थात छोड़ना ही नहीं चाहते। आप सोचिए कैसे स्थिति बनेगी। तो ज़्यादातर तो यही है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कितनी गर्हित स्थिति हो जाए। अब वो माताएं बहनें क्या करती हैं, औषधि ले जाती हैं, मान लीजिए होम्योपैथी की दवा ले गए, ले जा करके और चुपचाप से उनकी सब्जी में उनकी जो है शराब की बोतल घर में ही रहती है, तो उसके अंदर डाल करके प्रयास करती हैं छुड़ाने का। कहने का मतलब ये है कि खुद का प्रयास ही नहीं है उनका। अब आप सोचिए दवाएं और कौन सी चीज़ क्या असर करेगी। तो दुर्बुद्धि से यहाँ यही संबंध है, दुर्बुद्धि की बात यहीं पे कही जा रही है। दुर्बुद्धि उनको इस प्रकार से प्रभावित रखती है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। वो दवा वगैरह इस तरह का है, छोड़ने की कोई बात, आप छोड़ने की कोई बात कहेंगे इरिटेट होकर उठकर चल देंगे। आपने एक चुटकी जहर देखी होगी, 2 दिन पहले वो फिल्म दिखाई थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, सच्ची घटना पर थी, उस पर बहुत अच्छी प्रेरणा हमें देती है कि ऐसे लोगों को जो व्यसनों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने हित की बात ही बुरी लगती है, उसी से एलर्जी होती है। उसको खूब समझाने की कोशिश की, संकल्प कराने के लिए हाथ उठाया, और अब तक तो वो सुनता रहा था, धीरे धीरे बात को समझने की भी कोशिश कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, पर ध्यान दे रहा था, कोई रिएक्शन नहीं था। परंतु जब संकल्प करने के लिए हाथ उठाया उसके मित्र ने, तो झटका दे करके छोड़ के और गया, और गुस्से में उस और दिन जितनी पुड़ियाँ खाता था उससे डबल खरीद करके लेकर के गया। ये मानसिक अवस्था है व्यसनी की। अब बाद में तो सब समझ में आता है, जब आपने देखा कि वो डॉक्टर ने देखा उसको और बता दिया कि इनके तो कैंसर है, तब चीज़ें सारी समझ में आती है, तब वो घबराहट और भय में अब क्या करें। तो कुल मिला करके बड़ा मानसिक उद्विग्नता, मानसिक उद्वेग और अजीब सी स्थिति व्यसनी की उस समय पर रहती है, बहुत अजीब स्थिति से वो गुजरता है। तो इसलिए इसमें ये हम मान करके चलते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी इसमें प्रयास होता है, उस सबसे ज़्यादा आवश्यक है मानसिक दृष्टि से होने वाला प्रयास, और सद्बुद्धि का असर भी वहीं पर पड़ता है ना। सद्बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, मन को वो किस प्रकार से वश में रखने के लिए अपने उन विचारों के माध्यम से उसको प्रभावित करके बदलती है, मोड़ती है। आप देखिए जिस भी व्यक्ति ने सद्बुद्धि युक्त प्रयास किया, संकल्प का प्रयास किया, या मन में महसूस किया कि वास्तव में मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए, ऐसे लगभग मानकर चलिए 90 से 95% लोगों ने सफलता पाई है पूरी तरह से। आपको ध्यान हो तो हमने उदाहरण भी दिया था, मेरे ससुर साहब को सिगरेट की आदत थी, पर डॉक्टर ने कहा आपके फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, तो उनको खुद के लिए नहीं, परिवार की चिंता, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उस दिन छोड़ने का सोचा और उसके बाद दोबारा हाथ नहीं लगाया। तो अंदर की ताकत बहुत काम करती है इसमें, संकल्प बल काम करता है, मनोबल काम करता है। और मनोबल यूं ही नहीं बढ़ता, अपने आप नहीं बढ़ता। मनोबल के लिए उस प्रकार के विचार चाहिए जो उस मनोबल को सशक्त बनाए, उस मनोबल के लिए सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करें। वो विचार ही नहीं होगा तो वो जाएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। वही बात जैसे अभी हमने की थी कि उसको कितना ही समझा लीजिए, वो हमसे ही नाराज़ होगा, अपने उस दोष को छोड़ने की सोच नहीं रखेगा। ऐसा होता है। तो ये जो बातें हैं उनमें अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि डॉक्टर साहब राघव शाह, बहुत अच्छा एक तरह से मनोवैज्ञानिक की स्थिति उनकी है, और उन्होंने बहुत आगे की पढ़ाई भी इसमें MD वगैरह तक कर रखा है मनोविज्ञान को लेकर के। और मनोविज्ञान की जहाँ बात आती है मेडिकल साइंस में, तो आप देखिए वहाँ व्यसन जरूर आते हैं। उन लोगों को अलग से उसकी स्टडी कराई जाती है, क्योंकि नशे का संबंध मन से ही सीधा सीधा है, मानसिक स्थिति से सीधा सीधा है। ज़्यादा समस्या तब बढ़ जाती है व्यसनों में, ज़्यादा समस्या तब बढ़ जाती है कि केवल मानसिक समस्या न रह कर के मनोकायिक समस्या हो जाती है। मन और शरीर जुड़ जाते हैं,
अर्थात व्यसन न करने वाला जो व्यक्ति है, व्यसन करने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं करता है तो उसके शरीर में विपरीत प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। तो शरीर भी जुड़ जाने से उसके लिए और ज़्यादा भारी पड़ जाता है। केवल मन के विचारों तक ही बात सीमित रहती, या केवल एक लत वाली बात को लेकर के रहती, भाई इच्छा हो रही है और शरीर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो भी बात समझ में आती है, परंतु ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमको सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, और हम वास्तव में नशा करने वाले के मनोविज्ञान को समझेंगे और नशा करने वाले के साथ में किस प्रकार की परिस्थितियाँ मनोवैज्ञानिक आती हैं, तो उसकी उन परिस्थितियों के प्रति हम जो है जब मनोवैज्ञानिक क्या करता है, जो मनोचिकित्सक क्या करते हैं, वो पहले उस व्यक्ति का पूरा लेखा जोखा लेते हैं, उसकी मानसिक भावनाओं को, मानसिक स्वभाव को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसके अनुरूप वो उपचार देते हैं। तो वही चीज़ हमारे साथ है। तो इस मनोविज्ञान को जितना हम गहराई से समझेंगे उतना ही अधिक हम इन सारी चीज़ों पे सफलतापूर्वक कार्य कर पाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के तो औषधि दें चाहे कुछ भी दें, उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, उनको मानसिक रूप से सकारात्मक बनाना है कि नहीं मुझे छोड़ना ही है, ये भाव आए उसके अंदर। 80% तो ये भाव होता ही नहीं कि मुझे छोड़ना है, चाहे शरीर बर्बाद हो रहा है, चाहे हम ख़त्म होने जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया है, ये भाव ही नहीं उठता कि हमें छोड़ना है। इसीलिए चुपके से दूसरे प्रयास करके परिवार वाले छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो बात हम कर रहे हैं, ये जो फिल्म में बताई गई उनको लेकर के और सारा इस मनोविज्ञान को लेकर के, तो ये जो डॉक्टर राघव शाह हैं, उनमें उनकी विशेषज्ञता से अभी हम लाभ उठाते हैं। उनको आज समय कम होने के कारण से उनसे लाइव सेशन लेकर के और वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लाइव के हिसाब से आप सवाल कमेंट में डाल सकते हैं और उन सवालों के जवाब उनसे बात करके डिस्कस करके वो हम आपको जो अगला, क्योंकि हमारी सतत श्रृंखला है, दूसरे दिन आप तक पहुंचा देंगे। तो आप ज़रूर अच्छे से सुने और सुन करके जितने भी सवाल आपके आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर गायत्री कुंज में उन सवालों को आप पहुंचा दें, जिससे उनके, क्योंकि विषय बड़ा जटिल है, ये बड़ा साइंटिफिक और जिसको कह सकते हैं ना टेक्निकल विषय है, आध्यात्म से संबंधित ना होकर के अलग विषय है। तो इसलिए हो सकता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, सवाल भी हमारे आ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सवाल को मन में न रखें, आप सवाल हम तक पहुंचाएंगे तो उसके माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचेगी, सभी लोग लाभान्वित होंगे आपके साथ साथ। तो मैं अब वो उनका जो है उद्बोधन वो शुरू करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, और अपने कोई साथी जो जुड़ नहीं पाए हैं कृपा करके उनको फ़ोन से या कुछ कह करके जोड़ें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप उनके बाद चले जाओ। नमस्कार, गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम एक चर्चा करेंगे नशा मुक्ति के बारे में। मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री विनोद शर्मा जी का, जिनसे मैं रेगुलर संपर्क में रहा हूँ और जो गायत्री परिवार के एक एक्टिव सदस्य हैं। ये जो महीना है मई जून, इसमें काफी इम्पोर्टेंट नशा मुक्ति संबंधित दिन आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को, एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज 26 ऑफ जून को। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि इसी समय अगर इन चीजों पे लोगों के बीच में कुछ अवेयरनेस, कुछ चर्चा की जाए, तो इससे काफी लोगों को नशों
के बारे में जानने में, कैसे कभी कभार नशा करने से ये एक बीमारी बन जाता है वो समझने में, और कैसे इसका इलाज होता है वो समझने में काफी आसानी होगी। तो हम इस चर्चा का जो फोकस है वो सभी प्रकार के नशों को एक साथ लेकर के करेंगे। तो पहली बात आती है कि नशा क्या होता है। तो नशा या सब्सटेंस या साइको एक्टिव सब्सटेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या ड्रग्स जो एक वर्नाकुलर भाषा में कहा जाता है, ये वो चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग पे कुछ इस तरह से असर करती हैं कि नॉर्मल से कुछ अलग एक्सपीरियंस होने लगता है। और सभी नशीले पदार्थों की एक खास क्वालिटी होती है कि ये नियमित यूज या सेवन के बाद एक हैबिट और बाद में एक लत में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि व्यक्ति को इनके बिना असहज महसूस होता है, जिसे हम विड्रॉल्स कहते हैं। यानी कि आपका दिमाग और आपका शरीर इनकी प्रेजेंस में अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, और जब ये नहीं मिलते हैं तो ये उनको मिस करते हैं। और इसके साथ इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, और ये एक तरीके से आदमी के लिए जीवन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट या हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अपने रोज के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो रेगुलर नशा करते हैं उनको इस चीज की इम्पोर्टेंस हो जाती है कि सुबह के लिए मेरा नशा कहाँ से मिलेगा, या रात को जो मैं शाम को रोज रेगुलर लेता हूँ वो कहाँ से मैं अरेंज करूंगा। तो नशीले पदार्थों का यूज और कैसे वो एक आदत से एक बीमारी में कन्वर्ट होते हैं, वो हम इस चर्चा में बात करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं वो शुरू होते हैं तंबाकू, जिनकी शुरुआत होती है ये गांजा, भांग, इनके जैसी चीजों से, और फिर से आगे बढ़ते हुए अफीम, स्मैक, हेरोइन, और फिर आगे जाते हैं तो कई प्रकार के पार्टी ड्रग्स और कई प्रकार की दवाइयाँ जिनका नशीले एक्सपीरियंस के लिए लोगों द्वारा अब्यूज किया जाता है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे कि ये सूंघने के पदार्थ, जैसे हम थिनर या ट्यूब्स और इरेजर फ्लूइड्स, ये सब होते हैं जिनका भी कई लोग नशा करने लग जाते हैं। तो ये कई प्रकार के नशे हैं। अब इनमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि ये दिमाग पे कुछ इस तरह का असर करते हैं कि हमें नॉर्मल से एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और जनरली ये एक्सपीरियंस शुरू में प्लेजरेबल, या जिसे हम कहते हैं कि आदमी को किसी ना किसी तरह से अच्छा लग रहा होता है, या तो उसे मजा आ रहा होता है, या उसकी जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें एक रिलैक्सेशन महसूस हो रहा होता है, या जस्ट एक ग्रुप में सोशली एक टाइम पास के फॉर्म में एक एक्सेप्टेंस मिलती है कि जी आइए आप भी बीड़ी पी लीजिए, बैठिए सब लोग। तो शुरू में ये एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है। पर जैसे जैसे ये नशा रेगुलर यूज में आने लगता है, चाहे वो कोई भी हो, तब वो एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस से बदल करके एक कंपल्शन या आदत और लत में कन्वर्ट होने लग जाता है। कि उसको लेने में शायद इतना मजा नहीं आता, पर उसके नहीं मिलने पे काफी असहज महसूस होता है। जैसे हम शराब का एक उदाहरण ले लें। अगर हम रेगुलर शराब पीने लग जाते हैं तो हम हर वो चीज जो शराब के साथ करते हैं वो बिना शराब के नहीं कर पाते हैं। जैसा कि शराब पी करके मूड अच्छा रहता है, लोगों से बात करने में मजा आता है, लेकिन शराब नहीं पीते हैं तो उल्टी स्थिति होने लगती है, असहज महसूस होता है, एक इरिटेबिलिटी, एक एंग्जाइटी सी फीलिंग आती है। जो कि जब कभी व्यक्ति ने कभी जीवन में शराब नहीं पी होती तो वो ये सारे काम बिना शराब के कर पा रहा होता है। तो जो शराब की लत में कन्वर्ट होने लगता है तब शराब की प्रेजेंस में एक्चुअली आप नॉर्मल महसूस करते हैं। मजे से ज्यादा शराब आपके लिए नॉर्मल रहने के लिए जरूरी बनने लगती है। तो इस तरह से ये सारे ही नशों में एक कॉमन बात होती है कि उनको रेगुलर लेने से वो प्लेजरेबल फीलिंग से कंपल्शन की तरफ कन्वर्ट होने लग जाते हैं, जहां उनका न मिलना ज्यादा बड़ा एक आपके लिए मोटिवेशन है उनको लेना, बजाय इसके कि लेकर के कोई बहुत बड़ा मजा आने वाला है। और भी कई तरह के कॉमन पॉइंट्स हैं जो एक नशे की आदत को बताते हैं। इनमें एक होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कोई भी नशा धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाने पे हमें विवश करता है। जैसे अगर हम शुरू करते हैं 1 या 2 सिगरेट पर डे से पीना, फिर धीरे धीरे ये होता है कि आप 10 पे आ जाते हैं, फिर आप पैकेट रखने जाते हैं, आप 1.5-2 पैकेट तक पीने लग जाते हैं।
तो सभी नशों में ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे मात्रा बढ़ती है, इसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। इसका मुख्य मतलब ये होता है कि सही मात्रा जिस पे पहले हमें मजा आता था, अब शरीर उसका आदी होने लग जाता है। तो शरीर और दिमाग को वही प्लेजर लेने के लिए उस नशे की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। सेकेंड स्टेप होता है कि एक इंटेंस डिजायर या क्रेविंग महसूस होना। जहाँ पहले पहले वो नशा हम कभी कभार ले लेते थे, और जब वो नहीं लेते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि हमसे बैठा नहीं जा रहा है या हमारे मन में वही चीज घूमे जा रही है। पर रेगुलर यूज के बाद जब वो एक आदत बन जाता है या बीमारी बन जाता है, तब उसके लिए एक क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। आदमी का ऐसा मन होता है कि बस कहीं से नशा मिल जाए, वो कोई काम छोड़ के एकदम से निकल पड़ता है, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि बस मैं अभी कहीं जाकर के ले आऊं, और फिर उसको एक ऐसा लगता है कि चलो अभी का मेरा पूरा हुआ। तो ये सेकंड पॉइंट होता है, आफ्टर टॉलरेंस एक क्रेविंग होती है। तीसरा पॉइंट होता है लैक ऑफ कंट्रोल। जब भी किसी को नशा एक आदत में कन्वर्ट होने लगता है, एक बीमारी तक जाने लगता है, तो उसका कंट्रोल कम होने लग जाता है। अक्सर उसके साथ ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि आज मैं इतना ही नशा करूंगा, वो उससे ज्यादा नशा कर लेता है। वो ये सोचता है कि मैं इतना लेट अपना नशा शुरू करूंगा, या रात को या लेट शाम में, पर उसको दोपहर से कहीं वो शुरू हो जाता है। तो एक ओवरऑल लैक ऑफ कंट्रोल की जो फीलिंग है वो आने लगती है। इसको टिपिकली लोग ऐसे बताते हैं कि जी मैं पहले एक सोशल ड्रिंकिंग करता था, पर अब मेरी आदत हो गई, मुझसे रुका नहीं जाता। अब मुझे कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर मैंने शुरू करी तो मैं फिर रुक नहीं पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बात नशा करने वालों को नहीं पता होती है, पर वो इसके आगे विवश हो रहे होते हैं। तो टॉलरेंस, क्रेविंग और एक लैक ऑफ कंट्रोल। इसके बाद क्या होता है कि और जो एक ऐसे लक्षण है जिससे हम कहते हैं कि नशे की आदत लग गई है, वो है कि मोटिवेशनल हायरार्की, या जिसे हम कहते हैं कि आदमी के जो इंटरेस्ट है उसमें ना धीरे धीरे सबसे ऊपर नशा आने लगता है। आदमी को ऐसा महसूस होता है, जहाँ पहले वो घर आते समय ये सोचता था कि घर जाते ही मैं सबसे पहले बच्चों से मिलूंगा, या मैं लोगों से, घर के लोगों से कुछ बात करूंगा, साथ में बैठ के डिनर करूंगा। अब क्या है कि रोज घर आते समय उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार पहले अपना सामान ले लो। कि अगर वो कोई सिगरेट या कुछ चीज लेते हैं, उनको लगता है ये पी ली जाए, अल्कोहल लेते हैं उनको लगता है ये ले लिया जाए, गांजा है तो वो। तो कहीं ना कहीं हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, मतलब जीवन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पहले नशा ढूंढते हैं। तो फिर से रिवाइज करते हम आते हैं कि एक तो टॉलरेंस की धीरे धीरे मात्रा बढ़ते जाना, दूसरा ये कि क्रेविंग, एक इंटेंस डिजायर होना, तीसरा कि एक लैक ऑफ कंट्रोल होना, उसके बाद है कि मोटिवेशनल हायरार्की में, या कि एक कहें कि मुख्य इंटरेस्ट जीवन में नशा होने लगता है। नशा होने के बाद ही आदमी बाकी चीजों के बारे में फोकस कर पाता है। इसके बाद क्या होता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स होने के बाद भी नशा करते जाना, ये भी एक बहुत बड़ा इस चीज का साइन है कि आदमी को नशे की आदत हो गई है। जैसे अक्सर ये देखा गया है कि खांसी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि सिगरेट बंद कर दीजिए, पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। घर वाले भी आश्चर्य करते हैं कि अभी तो कल कहा था डॉक्टर साहब ने आपको कि बंद कीजिए, और आप फिर भी करे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इसे हम कहते हैं कि कंटिन्यूड यूज अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स। आपको हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, फिर भी आप इस नशे का प्रयोग करते जा रहे हैं। और इनके बाद जो छठी चीज होती है वो होती है विड्रॉल सिम्टम्स। यहाँ विड्रॉल सिम्टम्स का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कि जब शरीर और दिमाग को नशे की प्रेजेंस की आदत हो जाती है, तो जब उसको ये नशा नहीं मिलता है, तो उसे एक असहज या एबनॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगता है। जैसे माइंड में ऐसा लगने लगता है कि तंबाकू नहीं मिल रहा है तो मैं थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, एक्टिव नहीं हो रहा है दिमाग, या एनर्जी नहीं फील हो रही है। शरीर में भी कई तरह के विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे जो लोग रेगुलर शराब लेते हैं, जब उनको शराब नहीं मिलती है, तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक घबराहट सी फीलिंग आती है चेस्ट में, या उनके हाथ कांपने लगते हैं जिसे कि हम ट्रेमोर्स कहते हैं, या दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है जिसे टेकिकार्डिया और पैल्पिटेशन कहा जाता है। तो अब वो स्थिति आने लगती है जिसमें शरीर बिना नशे के नॉर्मल नहीं महसूस करता है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस बात को समझने के लिए कि आपको अब नशे की आदत, और आदत से भी ज्यादा एक लत, जिसे कि हम बीमारी कहते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि टेक्निकली इस बीमारी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए, इसके लिए टेक्निकल वर्ड है अल्कोहल या टोबैको या एनी जो भी नशा है उसकी डिपेंडेंस। और एक बीच का वर्ड है addiction, which is not exactly a technical word also, but it is commonly used to understand this condition। और addiction से generally मतलब हमारा होता है dependence।
तो जो मैं आपको बताना चाहा कि डिपेंडेंस की बीमारी के ये सब लक्षण होते हैं। अगर व्यक्ति को ये 6 के 6 लक्षण एक साथ नहीं है, पर इनमें से कम 3 या उससे ज़्यादा लक्षण हैं काफ़ी समय से, तो हम यही मानेंगे कि उसे डिपेंडेंस है। अक्सर लोग हमें आके कहते हैं कि देखो मैं शराब तो बहुत पीता हूँ, पर ऐसा तो है नहीं कि मेरे हाथ काँप रहे हैं या मेरा कोई नींद ही उड़ गई है जब मैं शराब नहीं पीता हूँ। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर बाकी लक्षण भी हैं कि उसे बहुत ही तीव्र तलब होती है, उसका कंट्रोल कम हो गया है, बीच-बीच में वो बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसको कुछ नुकसान हो रहे हैं, जैसे सपोज एक्सीडेंट हो गया या थोड़ा लिवर में प्रॉब्लम आ गई, फिर भी वो पीते जा रहे हैं, तो भी वो डिपेंडेंस की बीमारी से ग्रसित है, या जिसे हम हिंदी में लत बोलते हैं या एडिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके लिए हमें ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि किसी दिन जाकर के उसको ये विड्रॉल सिम्टम्स जब आने लगेंगे तब उनका इलाज होना चाहिए, या जब उनका लिवर पूरा खराब हो जाएगा तब उनका इलाज होना चाहिए। जिसको ये लक्षण शुरुआती भी दिखने लग जाए, उनको सीरियसली इस बात को समझना है कि उनको नशे की बीमारी का इलाज लेने के बारे में सोचने का समय आ गया है। अब ये बात आती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नशे की बीमारी तो बहुत कम लोगों को होती है, नशा तो बहुत लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब लोग इलाज करने लग जाएं, लेने लग जाएं। तो देखिए, पहली बात ये है कि सब लोग इलाज लेने लग जाएं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर लोग इस बात को समझेंगे कि कब उनके नशा करने की जो एक प्रवृत्ति है वो एक आदत में बनती जा रही है, अगर वो तभी अपनी तरफ से इस पे कोई लगाम लगा लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग अगर इस बात को समझ जाते हैं कि नशा उनका नुकसान कर रहा है, तो वो अपनी तरफ से अपनी आदतें बदल लेते हैं। तो हर किसी को डॉक्टरी परामर्श या सलाह की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं होती है। परंतु वो लोग जिनसे ये नहीं छूट रहा है, जिनसे उनके शारीरिक मानसिक सामाजिक जीवन पे, रिश्तों पे, सब पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उन लोगों को जरूर इलाज लेने की सोचनी चाहिए। और इलाज का मतलब हमेशा दवाइयां नहीं होता है। एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इस बात को समझना कि नशा उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। और जहां जरूरी है वहां पे दवाइयां भी जरूर लेनी चाहिए। तो ये हमें समझना है कि नशे की बीमारी जिन लोगों को है, या जो लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि उनको नशे की बीमारी होने वाली है, उन लोगों का इलाज या कोई प्रकार की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अब ये एक पॉइंट आता है कि लोग पूछते हैं कि नशे की बीमारी का इलाज संभव भी है क्या? लोग कहते हैं ये तो लोग अपनी मर्जी से करते हैं और अपनी मर्जी से ही छोड़ सकते हैं। इच्छा के खिलाफ अगर किसी का इलाज हो जाएगा तो कौन सा वो छोड़ देगा? या कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिससे अब इसने इतनी अपनी हालत खराब कर ली, इतने समय से इतना नशा कर रहे हैं, अब इनसे क्या छूटने वाला है? देखिए, ये सब भ्रांतियां हैं। नशा एक समय के बाद जाकर के बीमारी बनता है, उससे पहले वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, लेकिन तब तक ही जब तक वो बीमारी नहीं बनता है। तो जो नशा करने वाले इतने सारे लोग हैं, उसमें से हमें वो लोगों को अलग करना है जिनको नशे की बीमारी हो चुकी है, डिपेंडेंस हो चुकी है, जो 6 लक्षण मैंने आपको बताया। इसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए ये बात फिर भी ज्यादा ठीक है कि वो अपनी मर्जी से या बिना दवाइयों के, जिसे हम सामान्य भाषा में विल पावर या मोटिवेशन कहते हैं, उससे नशा छोड़ सकते हैं, जो कि अक्सर देखा जाता है।
पर वो लोग जिनको ये बीमारी में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको हमें एक्चुअली में प्रमोट करना चाहिए, आप किसी ना किसी तरह की काउंसलिंग तो जरूर लें, और इफ रिक्वायर्ड तो मेडिकल ट्रीटमेंट लें। अब लोगों को जो एक फीलिंग है कि इससे लोग कभी निकल के नहीं आते हैं, या ये तो अपने आप ही छूटता है, इलाज लेने से क्या होगा। देखिए, क्या है कि ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बहुत सारी बीमारियां नशों से ही संबंधित है। काफी सारे हार्ट पेशेंट, काफी सारे लंग्स की बीमारियों के पेशेंट, काफी सारे पेट की बीमारियों के पेशेंट, सांस की और दूसरी नाक की या इन प्रॉब्लम्स के पेशेंट, ये ज्यादातर लोग नशे के कारण या नशे से इनकी बीमारी में बहुत बढ़ोतरी हो रही होती है। तो हमें समझना है कि अगर हम नशे की प्रॉब्लम का इलाज नहीं लेंगे तो जड़ पे हमने कोई काम नहीं किया। फिर अगर जैसे हमारा शराब पीने की आदत है और हम लिवर का इलाज ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमने शराब पीना नहीं बंद किया, जड़ पे काम नहीं किया, तो ये बीमारी न तो पूरी तरह से ठीक होगी और न ही ये कंट्रोल में भी आएगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट रेगुलर पी रहे हैं, और उनको खांसी जुकाम होता है, वो इलाज ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी जड़ पे काम नहीं करना चाहते हैं। अब आप खुद ही इस बात को समझिए कि एक तरफ से तो शरीर का नुकसान चालू है, और दूसरी तरफ से हम उस नुकसान को कम करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे टर्म्स में ये निकलता है कि व्यक्ति को इतनी डिपेंडेंस या नशे की बीमारी हो गई है कि आज वो अपना इलाज भी कहीं ना कहीं इस पर्पज से करा रहा है कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो फिर मेरा रोज का एक ड्रिंक जो है वो लेता रहूं, या मेरे सांस में थोड़ा आराम आ जाए तो मैं फिर अपना सिगरेट पीना शुरू करूं। तो हमें समझना है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ नशे में है, और उसको छोड़ने से लोगों को अपना स्वस्थ जीवन, और अगर उन्हें कोई बीमारी होती भी है तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना अगर वो नशा करते रहेंगे तो होगी। तो इलाज लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नशा छोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, नशा करने से मानसिक स्थिति पे तो डेफिनेटली बुरा असर पड़ता है। ये कहने की बात है कि देखिए, मैं जब नशा करता हूँ तब तब मेरा दिमाग गड़बड़ होता है, उसके अलावा तो मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। लेकिन हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जीवन या जो हमारे मेंटेलिटी है उसमें हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति कुछ घंटों के लिए एक नशे के इन्फ्लुएंस में या अंडर इंटॉक्सिकेशन रहे और बाकी समय वो ये क्लेम करे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। जीवन पे, मानसिकता पे और मानसिक बीमारियों की जो एक टेंडेंसी है उस पर इसका जरूर असर पड़ता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लंबे समय कोई भी नशे का प्रयोग करने से एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी के लक्षण कम से कम 50 से 60% लोगों में पैदा हो जाते हैं, जिसको इलाज की जरूरत होती है। और इससे भी ज्यादा लोग जो ये नशे रेगुलर लेते हैं उनको ये लक्षण होते हैं, मे बी वो इनका इलाज न ले। तो जैसा अगर हम इसको समझे एक एग्जांपल लेकर के कि नशे के इलाज, तो नशा लेने से मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर होता है, तो देखिए, जैसे जो लोग लंबे समय शराब लेते हैं, शराब कहीं ना कहीं एक स्लीप में या एक एंजाइटी रिडक्शन में, रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। अब इस काम के लिए शराब का सेवन कहाँ तक जस्टिफाइड है, क्योंकि इस काम के लिए तो आप दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करें, नॉर्मल लाइफ जिए, दोस्तों से बात करें, घर वालों से बात करें। पर आपने अगर शराब का यूज शुरू किया तो कहीं ना कहीं आपकी शराब बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर नशे की ये टेंडेंसी होती है, वो बढ़ता जाता है। फिर एक समय ये स्थिति आ जाती है कि आपको शराब नहीं लेने से ही घबराहट बेचैनी होने लग जाती है। और उस समय पे देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जब हम इलाज करते हैं तो हमें उनकी शराब की लत का इलाज अलग से करना पड़ता है, और उनके एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि चिंता, तनाव, टेंशन, रिलैक्स ना हो पाना, उसको एक इंडिपेंडेंट बीमारी मानते से ही करना पड़ता है। तो नशे की बीमारी का इलाज लेने का दूसरा कारण स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के बाद है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा कारण नशे की बीमारी का इलाज लेने के लिए ये है कि देखिए, अगर व्यक्ति इलाज के बाद पूरी तरह बंद नहीं भी कर पाता है, अगर लेकिन उसके सिग्निफिकेंट रिडक्शन या वो काफी चीजें कम कर देता है, तो उसकी सामाजिक और पारिवारिक जीवन पे बहुत असर पड़ता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि घर के लोग ये टारगेट लेके आते हैं कि ये व्यक्ति जो हमारे हैं ये पूरी तरह नशा छोड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय बंद रखने के बाद लोग किसी कारणवश वापस शुरू कर देते हैं, या वो पूरी तरह नहीं बंद कर पाते लेकिन बहुत कम कर देते हैं। परंतु सभी परिवारजनों को, समाज के लोगों को ये अनुभव हो जाता है कि अब ये आदमी पहले से तो ठीक है। तो इसको हम सिंपल समझने के लिए कह सकते हैं, जैसे डायबिटीज का इलाज हम जब लेने जाते हैं
अगर शुगर 100% कंट्रोल में नहीं आती है तो क्या हम इलाज लेना छोड़ देते हैं? शुगर में अगर कमी भी आने लग जाती है तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज या डाइटरी मैनेजमेंट से वो चीज पूरी तरह ठीक होती है। तो शायद नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति कम कर पाते हैं या पूरी तरह से नहीं भी छोड़ पाते हैं, हमें समझना चाहिए कि ये डायरेक्शन है। इसमें अगर हम रुक गए तो वो दिन नहीं देख पाएंगे जब कोई व्यक्ति नशे से पूरी तरह से ठीक होएगा। तो घर के लोगों को और नशा करने वालों को सबको एक मनोबल बना के रखना चाहिए कि नशा बंद करने से काफी इम्प्रूवमेंट आता है आपके। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके लिए हमें समझना होगा कि नशे की बीमारी का इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें आदमी अच्छे से सोच सके, अच्छा फ़ील कर सके, अपने काम में ध्यान लगा सके, इंटरेस्ट के साथ अपना जीवन जी सके, वो सब अचीव करने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि नशे की बीमारी से बचना और उसका सही समय पे इलाज करवाना। अब ये पॉइंट आता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि कभी-कभार नशा करने से क्या प्रॉब्लम है? देखिए अगर हम इस चीज़ को देखें तो कभी-कभार नशा करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सवाल एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल, क्योंकि इस सवाल में ये से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। हर आदमी जो ये सवाल पूछता है वो ये सोच के पूछता है कि भई मैं समझते नहीं कि नशा एक चीज़ ही ऐसी है जो आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन या जिसे कहते हैं हम अवचेतन मन में जाकर के असर करती है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि व्यक्ति कंट्रोल कर पाए, और इन्हीं भ्रांतियों के कारण सब लोग शुरू करते हैं नशा। कोई भी व्यक्ति ये सोच के तो नशा शुरू करता नहीं है कि मैं कल को जाकर के एक नशे की लत का मरीज बनूं, इसलिए आज मैं दारू पीना शुरू करता हूँ। सभी लोग इसी भ्रांति के कारण शुरू करते हैं। तो हमें ये समझना है कि देखिए कभार वाली चीज का भले ही इलाज ना हो, लेकिन कभी कभार भी नशे के सेवन से हमें बचना है। और कभी कभार वाले इस चीज को अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं कंट्रोल होता तो वो दिन दूर नहीं होता जब एक बीमारी में कन्वर्ट होता है। इस भ्रांति का भी जवाब बड़ा सिंपल है कि कभी कभार भी नशा, भले आप उसका इलाज लेने किसी प्रोफेशनल के पास न जाए, पर आपको वो कभी कभार का नशा भी बंद करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि काफी सारी नशीले पदार्थ सरकार के लाइसेंस के थ्रू भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज अवेलेबल है तो हम वो नशा क्यों ना करें? तो देखिए ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसमें हमको एक चीज समझनी है कि ये पॉलिसीज जो होती है नेशनल लेवल पे, ये बहुत सारी चीजों से गाइडेड होती है। इसमें इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उनका भी रोल होता है। लोकली भी इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें अलग में अलग अलग जगहों पे, इवन आज हम देखें तो मेट्रो सिटीज में और गांव में कंपैरिजन करें तो अलग अलग व्यू है नशों के बारे में। तो पॉलिसीज जनरली इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशों के हार्म से बचाएं। एट द सेम टाइम एक गवर्नमेंट का जो टारगेट है रेवेन्यू जनरेशन का, और एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि अक्सर जिन जिन जगहों पे या जिन जिन देशों में ऐसा देखा गया जहाँ पूरी तरह से नशे की चीजें बैन की गई हैं, तो वहां देखा गया है कि इलीगल या स्मगलिंग वाला कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, परंतु जो चीजें सरकार के टैक्सेशन और लाइसेंसेस के थ्रू उपलब्ध है, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम सबको प्रयोग में लेनी चाहिए। हमें अपने आप को बचाना है, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे टोबैको। तो ये भी एक भ्रांति है। फिर कुछ भ्रांतियां हैं कि नशे की बीमारी से और किस चीज में जैसे फर्क पड़ता है, या नशा लेने से शरीर के किस किस अंग पे असर होता है। तो देखिए
इसको हमें नशे के हिसाब से समझना होगा। आज अगर हम टोबैको की बात करें तो आप जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रेगुलर टोबैको स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग से हो ही जाता है। इसी तरह अल्कोहल का भी देखा गया है। तो हमें समझना है कि कुछ अंग किसी-किसी नशे से ज़्यादा प्रभावित हैं। जैसे लिवर विथ अल्कोहल या लंग्स विथ स्मोकिंग या मुँह, गुटखे, जर्दे, खैनी के साथ। परंतु नशा ब्लड में जाता है, पूरे शरीर में घूमता है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ज़्यादा या कम पर पूरे ही शरीर का नुकसान सारे ही नशे करते हैं, जिसमें ब्रेन और माइंड भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर ये नशा मुक्ति के जितने भी कार्यक्रम हैं या नशा उन्मूलन के जो अवेयरनेस सेशंस लोग लेते हैं, कई लोग एक नकारात्मक भाव प्रस्तुत करते हैं कि भई ये जान के भी क्या होगा, वो तो सबको ही पता है कि नशे से नुकसान होता है, लेकिन कहाँ लोग छोड़ते हैं। देखिए, अक्सर ये जो बात है, ये भी इसी चीज़ में डिपेंडेंट है कि लोग नशे की बीमारी जिनको है, उनको एग्ज़ाम्पल होने वाला है, ये कौन सा नशा छोड़ दिया या ये। लेकिन हम ये नहीं समझते कि इस अवेयरनेस सेशंस या नशे की प्रॉब्लम्स और कब ये बनते हैं, ये सब बातें करने से बहुत सारे वो लोग जो अभी तक इस आदत में नहीं पड़े हैं, वो बच जाते हैं। तो लत या डिपेंडेंस नहीं हुई है अभी तक नशों में, वो लोग अपने बिहेवियर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं। ये जानने से उन लोगों को प्रतिशत लोग हैं जिनको गंभीर बीमारी हो चुकी है नशे की, जिनका शरीर नशे के बिना नॉर्मली नहीं रह पा रहा है, उन लोगों के लिए ज़रूर ये बात अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। परंतु उन्हीं को तो इलाज लेना है, दे नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो ये भी एक भ्रांति मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि नशे के बारे में बात करना और नशे की बीमारी को समझाना लोगों को इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और आखिरी अगर कोई भ्रांति है तो मैं ये कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि नशे की बीमारी का डिस्कशन करने से बच्चों को या यंगस्टर्स को आइडिया मिलेगा कि और नशा कर लिया जाए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जैसे जब किसी ज़माने में आज से कुछ 10 एक साल पहले सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूजन था कि अगर हम नेशनल टीवी पे या नेशनल मीडिया में बातें करेंगे कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या है, तो हमारे यंगस्टर्स को एक आइडिया मिलेगा कि सेक्स क्या होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही आया, इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। तो वैसे ही नशे की प्रॉब्लम के बारे में जानने से अच्छा रहता है। आजकल अक्सर ये होता है कि बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं, उनको कई बार आदत बनेगी और किस तरह से आगे जाके उनके जीवन में पूरा सर्वनाश करेगी। तो ऐसे में बच्चे उस चीज़ को प्रयोग कर लेते हैं। तो आज एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। कई बार पेरेंट्स को सालों तक ही समझ में नहीं आता है कि उनका बच्चा कोई नशीला पदार्थ ले रहा है, कोई चीज़ ले रहा है। तो इसके बारे में बात हमें करनी चाहिए। तो इस
स्टिग्मा है, जिसे हम कहते हैं कि एक फीलिंग जिसमें कि आदमी को लगता है कि मैं अपनी नशे की बात को छुपा लूं या सामने ना आने दूं, या ये तो कोई एक ऐसी चीज है जो किसी और को होती नहीं और खाली मुझे ही हुई है। इन सब चीजों से आगे बढ़कर हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। जितना हम सहज हैं, जिस व्यक्ति से सहज हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हर किसी को जाके बताएंगे ये सब, परंतु हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए, हमें इसके बारे में सही ज्ञान लेना चाहिए, चीजों को पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि नशे की आदत भी एक बीमारी, डॉक्टरी इलाज और काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को ये आदत या एक कभी कभार, उनके लिए भी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग हैं, अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे तो आगे जाकर के वो नशे की बीमारी या डिपेंडेंस का शिकार होंगे। तो आप सबको ये मेरा डिस्कशन सुनने के लिए मैं आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, और गायत्री परिवार के बाकी सभी सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद। इस बारे में अगर आगे भी कोई चर्चा रहती है या कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी ने अभी डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुना। वास्तव में कितने गहरी बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। एक एक छोटी छोटी चीज़ को बड़े साइंटिफिक तरीके से टेक्निकली हमारे सामने रखा। किस प्रकार से 6 तरह से नुकसान होते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी स्टेज में जो है नशा करने वाला पहुंचता है, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। इनमें जो कुछ बातें थी जो समझने की विशेष रूप से, वो क्या थी कि एक तो नशा करने जब शुरू करता है तो जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे टॉलरेंस उसकी बढ़ती चली जाती है, अर्थात वो जितना ले रहा है उतना उसके शरीर पे उसको जो नशे का आनंद देने वाला है वो असर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी सुपारी और इस तरह की चीज़ों से शुरू करते करते और नशा करने वाले कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार हमें लगता है कि हम तो सुपारी खा रहे हैं, या कोई गुटखा का छोटा सा 2 एक सुपारी मुंह में रख लेते हैं, गुटके वाली सुपारियाँ, उससे क्या होता है, धीरे धीरे जब वो उसमें आनंद नहीं आना तो लगता, तो वो उसकी मात्रा बढ़ाता जाता है। और मात्रा बढ़ने के साथ साथ इधर तो जो थोड़े से में ही जो उसको नशे का जो भी कुछ अनुभूति हो रही थी वो होने लगती थी, वो न होकर के ज़्यादा मात्रा में होती, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा लेने के कारण शरीर को नुकसान भी कई गुना ज़्यादा होता चला जाता है। तो इन 6 बिंदुओं को आप और अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर अपने है ये, और उनको समझ करके उसके माध्यम से जब हम लोगों को ट्रीट करेंगे, उनको समझाएंगे या उनको किस प्रकार से साइकोलॉजिकली बूस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, है ना, ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही वो थी कि
एक समय ऐसा होता है जब नशा करने वाला जब शुरुआत करता है नशे की, तो कुछ समय ऐसा होता है कि जब वो उसको कंट्रोल में कर सकता है। एक ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए 5 महीने 7 महीने साल भर तक कुछ ऐसा रहता है कि वो उस समय पर अगर विचार करे, सोचे, समझे, तो उस समय उसके लिए उसको छोड़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस नशे का उसके शरीर पर प्रभाव तब तक होना शुरू नहीं होता। तब तक इतना ही रहता है कि नशा किया और उसके कारण से जो नशे से जो आनंद की अनुभूति जो उसको महसूस हो रही है, जो मज़ा आ रहा है उसको, वो उतना ही रहता है उस समय तो। परंतु कुछ समय लगातार नशा करते रहने के बाद में उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो शरीर पर आने लगता है। उसके बाद कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने यही बताया कि वो जो स्थिति होती है उस समय रोगी वाली स्थिति हो जाती है। शुरू में एडिक्शन की स्थिति थी, लत की स्थिति थी, आदत पड़ने की स्थिति थी। वो आदत बाद में धीरे धीरे बदल जाती है, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए एडिक्शन का इतना गलत होने लगता है कि वो जब नहीं लेता है तो शरीर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं महसूस होने लगती हैं, अजीब अजीब सी। दिल का धड़कना, एंजाइटी होना, हाथ पैरों का कांपना, ये चीज़ें। तो ये भी हम बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। शुरुआत की है तो उस पर काम करना आसान हो जाता है उनके लिए। एक जो बात कही है वो क्या है कि हम नशे को लेकर के अगर इलाज कराते हैं, बहुत से लोगों का सोच ये रहता है ज़्यादातर का कि भाई हम इलाज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इलाज होने के बाद में ठीक हो जाए हम तो फिर उस नशे को फिर शुरू कर सकें। ये सोच बहुत गलत सोच है, बहुत नुकसानदायक सोच है। क्योंकि ये वही चीज़ है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के मैं कभी जाता था, उनसे व्यक्तिगत संपर्क है, मिलने जुलने कभी बात होती तो वो के पेशेंट्स से दिखाने आते, उनको कहते कि भाई आप बीड़ी पीते हो तो आपके फेफड़ों पे उसका असर होगा। आप बीड़ी जला रहे हो, आपके फेफड़े भी जल रहे हैं। तो आपको अगर इलाज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आप पहले जो जल चुका है, कपड़ा अगर जल जाता है तो जले हुए कपड़े को पहले रफू किया जाता है, जिससे वो छेद जो है उसको बंद किया जा सके। तो हम रफू करेंगे इसको और आप दूसरा छेद पैदा कर लेंगे, बीड़ी सिगरेट जो भी आप पी रहे हो उसको लेकर के। एक तरफ से दवा असर करेगी, थोड़ा सा फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ आप दूसरे नुकसान पैदा करते रहेंगे। इसलिए जड़ पर असर अगर करना है तो पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। आप पधारो, आप खूब पियो, जितना आपको पीना है पियो। आप साल भर जियोगे, 6 महीने में जो राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे करके वो समझाते थे। कुल मिलाकर के इस बात का अर्थ इतना ही निकलता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि वास्तव में हमें फ़ायदा हो तो जड़ पर असर का मतलब है पहले उस व्यसन को छोड़ना और उसके बाद में वो ट्रीटमेंट या जो भी सहयोगी उपचार किया जा रहा है वो होना। अब ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब उसका लाभ मिलने लगता है। ये भी डॉक्टर साहब ने बड़ा स्पष्ट बताया। ऐसे ही लीवर को लेकर के, मान लीजिए लीवर ख़राब हो रहा है और शराब भी साथ साथ चल रही है और लीवर का ट्रीटमेंट भी साथ साथ चल रहा है, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि और धीरे धीरे स्थितियाँ खराब होती चली जाएंगी। और डॉक्टर साहब ने क्या बताया, जो आध्यात्म में हम बार बार बातचीत करते हैं कि अचेतन मन पर पड़ने वाला प्रभाव। हमारे अचेतन मन में ये चीज़ें जब गहराई से चली जाती हैं तो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि जो आधुनिक विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, वो भी इस बात को मानती है, जो कि हमारे शास्त्रों में या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा जाता है। अचेतन, अवचेतन मन, सुपर चेतन मन, इनकी सारी गहराइयों को मनोविज्ञान में इनको वो लोग काम में ले रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से जो चीज़ें कही गई हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने अपने वक्तव्य में हमें जानकारी दी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसको जिन्होंने भी नहीं देखा है उनको प्रेरित करें। आप जो लोग जुड़े हैं, आपके पास में और जो संपर्क सूत्र हैं, जो लोग जुड़े हैं, उन सबको कहें, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक उनका उद्बोधन था, सेशन था। इसका लाभ सबका उठाना बहुत ज़रूरी है। यह हमारा जो भी प्रशिक्षण अभी चल रहा है, इसके बिना वो सारा का सारा क्रम हमारा अधूरा रहने वाला है।
तो ये जो बात है, इसमें मूल जो चीज़ है वो मनोबल को लेकर के ही महत्वपूर्ण है, संकल्प बल को लेकर के ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से आध्यात्म का जो क्षेत्र है उस पर बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर्स भी इस पे काम कर रहे हैं, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो अध्यात्म से नहीं जुड़ी, केवल सेवा की दृष्टि से जो आगे बढ़ी हुई हैं, वो भी करती हैं। परंतु इस बात को हमें स्पष्ट रूप से मान लेना, समझ लेना चाहिए कि जितना प्रभावशाली इस नशा मुक्ति के क्षेत्र में आध्यात्म रह सकता है, उतना प्रभावशाली कोई दूसरी चीज़ नहीं रह सकती, उतना असरदायक कोई दूसरी चीज़ नहीं रह सकती। जो अभी हमने सद्बुद्धि वाली बात की थी, तो अभी इसी प्रशिक्षण में कभी आएगा कि उपाय को लेकर के जो बातचीत होगी। तो अभी आध्यात्म की दृष्टि से जब हमने बात की कि माँ गायत्री से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है, कल की नाटिका आप लोगों ने देखी, तो उसका एक बड़ा अच्छा प्रयोग है जो हम लोगों को बता सकते हैं कि किसी को मनोबल बढ़ाना है, सकारात्मक चिंतन अपना करना है और व्यसन से छूटना है। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है उसका कि वो अपने पूजा कक्ष में गायत्री मंत्र की उपासना तो करें ही, पूजा कक्ष में एक जल से भरा हुआ कलश रखें, लोटा रखें, और उस लोटे की समक्ष दीपक और जल कलश रख कर के गायत्री महामंत्र के 3 माला का जप कम से कम श्रद्धा भावना से करें। और जब वो उस जल कलश और दीपक के साथ में सामने जब वो उपासना करेंगे तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। जब भी कोई तलब उठती है तो उस थोड़े से जल का अगर पान कर लेते हैं तो उसका वास्तव में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और साथ ही गायत्री महामंत्र से, क्योंकि आत्मबल को जागृत करने वाला ये मंत्र है, आत्मबल जब जागृत होता है तो अपने ऊपर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब ने हमें क्या बताया कि आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति हो जाती है एक समय बाद में। एक समय है जब तक मान लीजिए 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, इस तरीके का जो समय है, उसमें बहुत बार जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे गुटखा खाने वाले बहुत सारा गुटखा दिन में खाते हैं, बहुत बार खाते हैं, तब ये चीज़ें बहुत जल्दी होने लग जाती हैं। तब ये जो आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो स्थिति है बहुत जल्दी होने लग जाती है, उस समय उनको ज़्यादा परेशानी आती है। तो इसलिए शुरुआत में जिन्होंने नशा करना शुरू किया है, ऐसे लोगों को रोकना ज़्यादा आसान है। पर वो लोग, उन लोगों की समस्या बहुत बड़ी ये है कि उस वक्त तक उनके कोई नकारात्मक प्रभाव शरीर में दिखता नहीं है, तो वो पता नहीं अपने किसी झूठे आत्मविश्वास में रहते हैं, साहब हम तो देखिए लेते हैं, हमारे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे तो कोई नुकसान नहीं होता, हमारे तो लेने के बाद में भी और पहले भी कोई शरीर में जैसा है वैसे ही रहता है। तो वो कब तक है? वो शुरू में। तो जब आप ये समझाएंगे कि भाई साहब अभी शुरुआत है, पर अब इसका दूसरा जो इफ़ेक्ट नेगेटिव वो जल्दी आने वाला है, इसलिए कृपा करके आप इससे बाहर निकलिए। तो इससे संबंधित जो भी बहुत अच्छा उद्बोधन डॉक्टर साहब का था, अब इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल है, क्योंकि सवाल निश्चित रूप से आते हैं जब कभी टेक्निकल बात होती है, गहरी सूत्रों को लेकर जब बात की जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या गायत्री कुंज में नोट करा दें। तो डॉक्टर साहब से फिर चर्चा करेंगे, एक बार बातचीत करेंगे और बात करके उन सवालों का जवाब जो हमारा सतत श्रृंखला चल रही है उसमें आप तक पहुंचा देंगे। तो अब समापन हो रहा है, आज के समय का हमारा समय पूरा होने जा रहा है। सभी से निवेदन है कि आप संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाएं। हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे सारे ही लोग अगर इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इस प्रशिक्षण को बार बार कर पाना इतना लंबा संभव नहीं है। हम सबको तैयार होना ही है इस कार्य के लिए, क्योंकि रचनात्मक आंदोलन में हमारा यही मुख्य आंदोलन अभी है, और आगे जाकर के भी मुझे लगता है मुख्य यही रहना है, क्योंकि बाकी 7 आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला समाज पर और सारी चीज़ों पर, व्यक्ति के ऊपर, खुद पर, परिवार पर, समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालने में ये सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम।